नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, जिन खबरों को हर कोई बेहद नजदीकी के साथ जानना चाहता है। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर, जिन प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे, सबसे पहले उन प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो आज न्यूज पंच के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर होगी मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई। जी हां, मुर्शिदाबाद हिंसा की अब परत खुलती हुई नजर आएगी क्योंकि अब एसआईटी का गठन हो चुका है। और इस एसआईटी गठन में आखिर कितने लोग हैं और किन किन को शामिल इसमें किया गया है, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है वक्फ से जुड़ी हुई। जी हां, वक्फ पर अब सवाल जवाब के बाद आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। बीते कल किस तरीके की सुनवाई रही, क्या कुछ सवाल जवाब हुए, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। और साथ ही केंद्र की तरफ से क्या कुछ दी गई हैं दलीलें, वो भी बताएंगे। लेकिन साथ ही तीसरी और प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी जुड़ी हुई है और साथ ही वैज्ञानिक जगत से जुड़ी हुई। जी हाँ, एक और ग्रह पर जीवन के संकेत इस वक्त वैज्ञानिकों को मिले हैं। आखिर ये कौन सा ग्रह है और किस तरीके के संकेत वहां से प्राप्त हुए हैं, क्या कुछ वैज्ञानिकों को कहना है, बताएंगे इस खबर के बारे में पूरा आपको विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच के। सबसे पहले रुक करेंगे प्रमुख खबर का आज की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा घिरी हुई हैं। कई आरोप उन पर लग रहे हैं। तो वहीं अब इस हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। तो वहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अहम सुनवाई भी, और जिस पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। तो वहीं बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें कि वक्फ पर सुनवाई करते हुए इस हिंसा को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। इन सभी खबरों के बाद में सबसे ज्यादा जरूरी है कि पलायन करने वाले हिंदुओं की वापसी आखिर कब होगी और कैसे होगी, कैसे उन सभी लोगों के दिल से डर को निकाला जाएगा। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस हिंसा की किस तरह की जाएगी जांच और कौन करेगा। तो मुर्शिदाबाद हिंसा की अब एसआईटी जांच होगी और जांच के लिए एसआईटी का गठन इस वक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस एसआईटी की विशेष टीम में बंगाल पुलिस के 9 अधिकारी इसमें शामिल हैं। और ये 9 अधिकारी अब इस हिंसा से जुड़ी हुई एक एक जांच करेंगे। हिंसा के कारणों की जांच की जाएगी कि आखिर हिंसा किन कारणों की वजह से हुई। और साथ ही इस टीम में, ये जो पूरी टीम है वो ये भी जांच करेगी कि आखिर इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोग कौन थे। इसके अलावा मुर्शिदाबाद रेंज के जो डीआईजी हैं वो इस टीम की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। 9 अधिकारी इस टीम में मौजूद हैं और इस पर भी नजर हमारी लगातार बढ़ेगी। इसके साथ ही एसआईटी की इस टीम में कौन कौन शामिल है वो भी आपको बता देते हैं। एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खुफिया विभाग से, उनको इस टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही 2 उपाधीक्षक, एक सीआईएफ और एक सीआईडी की टीम से 2 उपाध्यक्ष को भी शामिल इसमें किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 5 निरीक्षक शामिल किए गए जिसमें 4 सीआईडी से हैं और 1 यातायात पुलिस से है। तो 4 निरीक्षक इधर से भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी को भी इसमें शामिल किया गया है। सुंदरबन पुलिस जिले के वो प्रभारी है, उनको भी इस टीम में शामिल किया गया है। तो ये 9 अधिकारी अब इस पूरे जो हिंसा हुई थी उसकी अब जांच करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद छोड़कर के दूसरी जगह शरण ले रहे हिंदुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। राहत शिविरों में जो हिंदू शरणार्थी पहुंच रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही शरणार्थियों की जो संख्या बढ़ रही है वो काफी अपने आप में चिंताजनक है। क्योंकि अगर हम मालदा की बात करें तो मालदा में अभी इस वक्त करीब 640 लोगों ने शरण ली हुई है और इन 640 लोगों में से 550 यानी कि 550 लोग हाई स्कूल में जो शिविर लगा हुआ है वहां पर मौजूद है। वहां पर उनका खाने पीने की जो चीजें हैं वो उन पर उपलब्ध कराई जा रही है उन तक। लेकिन इसके साथ ही इसके अलावा जो लोग हैं वो अपने अपने जो रिश्तेदार उनके आसपास रहते हैं उनके घरों में रुके हुए हैं, शरण ली हुई है। और ऐसे में ये जो संख्या है वो फिलहाल अभी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस हिंसा के बाद से लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो ममता सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी ममता सरकार पर सीधे तौर पर हमले बोला। और साथ ही किरण रिजिजू की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि ममता ने मुर्शिदाबाद और भांगड़ जैसे क्षेत्रों में अशांति फैलाई है। ये बात उनकी तरफ से, किरण रिजिजू की तरफ से कही गई। लेकिन किरण रिजिजू के अलावा और भी अलग अलग बयान इस वक्त सामने आए हैं जिन्होंने ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। प्रदीप भंडारी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनका कहना है कि सीएम का अधिनियम का विरोध करने वाला बयान चरमपंथी समूहों के लिए मौन समर्थन के रूप में नजर आ रहा है। यह बात प्रदीप भंडारी की तरफ से कही गई। इसके
इसके साथ ही अमित मालवीय है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, साथ ही आईटी सेल के प्रभारी भी हैं। बनर्जी के भड़काऊ भाषणों ने सीधे तौर पर अशांति में योगदान दिया है। तो कहीं ना कहीं चौतरफा घेरती हुई ममता बनर्जी इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही ममता वर्सेस योगी भी नजर आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जो बयान दिया वो उस पर ममता बनर्जी पलटवार करती हुई नजर आई है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि बंगाल जल रहा है और मुख्यमंत्री चुप है, जिसपे ममता बनर्जी कह रही है कि सीएम योगी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि दंगाइयों को शांति दूत ममता बनर्जी कह रही हैं, और वहीं ममता बनर्जी कहती हैं कि योगी सबसे बड़े भोगी हैं। तो इस तरीके के तमाम टिप्पणियां इस वक्त एक दूसरे पर की जा रही हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंसा को लेकर कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है, बातों से नहीं मानते। और वहीं ममता बनर्जी महाकुंभ की बात करती हुई इस दौरान नजर आती है और महाकुंभ की बात करते हुए हमलावर हुई। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दंगाइयों के लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है। जिन लोगों ने हिंसा की है उनके लिए डंडा ही एकमात्र इलाज है। तो वहीं ममता बनर्जी यूपी का जिक्र करते हुए कहती है कि मुठभेड़ों में कई लोग मारे गए हैं। तो इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं अब नजर आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दंगाइयों को आजादी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में ये बात कही गई। तो सीधे तौर पर इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो हाल ही में हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर अलग अलग तरह के बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं। लेकिन साथ ही वहीं ममता बनर्जी पर एक तरफा पॉलिटिक्स करने का भी आरोप लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या क्योंकि ज्यादा है और इसीलिए इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम वोट बैंक पाने की जुगत में इस वक्त ममता बनर्जी हैं। हालांकि क्या आंकड़ा है अभी तक का वो भी आपको बताएंगे कि कितना मुस्लिम वोट बैंक इनके पास में है और क्या कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आंकड़ा रहा है वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि 2010 से पहले कांग्रेस और लेफ्ट के साथ था ये मुस्लिम मतदाता, लेकिन 2011 में जब चुनाव हुए तो 2011 के बाद से ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक मुस्लिमों को कहा जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक तरफा पॉलिटिक्स का आरोप इस वक्त ममता बनर्जी पर लग रहा है। क्योंकि बंगाल में अगर आपको चुनावी जंग जीतनी है तो उसके लिए मुस्लिमों का साथ बेहद जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए। इसके साथ ही आखिर तृणमूल कांग्रेस क्यों मुस्लिम वोटों पर ही निर्भर है और कितनी निर्भर है वो उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में 30% मुस्लिम समुदाय की भागीदारी है। पश्चिम बंगाल के अंदर 30% मुस्लिम समुदाय है। और 2006 की अगर हम बात करते हैं, जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2006 में, तो उस दौरान टीएमसी को 22% मुस्लिम वोट का साथ मिला था। और तब से जो है ये आंकड़ा अभी तक आज तक अगर हम देखें तो लगातार बढ़ता रहा है। 2006 के बाद 2011 विधानसभा चुनाव में 35% मुस्लिमों का वोट टीएमसी को मिला। और उसके बाद में 2011 के बाद 2014 के जब आम चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, तो उस दौरान 40% मुस्लिमों का साथ ममता बनर्जी को मिलता हुआ नजर आया। टीएमसी को उस दौरान 40% मुस्लिमों का साथ मिला। उसके बाद में 2 साल बाद साल 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 55% वोट टीएमसी को मिला है मुस्लिमों का। 2019 के आम चुनावों में 70% वोट ममता बनर्जी के साथ रहा और वोट किया, उनके साथ में समर्थन किया। उसके बाद 2021 की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में तो 75% मुसलमानों ने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया, समर्थन किया। तो किस तरीके से एक तरफा राजनीति की भी बात की जा रही है कि ममता बनर्जी जो है वो एक तरफा चीजें कर रही हैं। और इसी पर ताजा अपडेट इस वक्त ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं कोलकाता से। प्रसन्नजीत, देखिए एसआईटी जांच अब की जाएगी, एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी सुनवाई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो हिंदू शरणार्थी इस वक्त दूसरी जगह पर शरण लिए हुए हैं उनकी वापसी को लेकर क्या प्लानिंग अभी इस वक्त चल रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि यह संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। नहीं कृतिका, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो मैं कल से पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य है, स्थिति सामान्य है, वो लोग क्या ये 650, 700 और करीब 1000 के आसपास ये जो रिफ्यूज है इनके बारे में क्या सवाल इनका मन में भाव है? क्योंकि ममता बनर्जी एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ बयानबाजी में बिजी हैं, या देश की गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयानबाजी में बिजी हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो पुलिस बल की कोई हो, चाहे वो प्रशासन की कोई हो, जो इन लोगों को जाके आश्वासन दे कि अगले 3 दिन में, अगले 5 दिन में, अगले 10 दिन में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा, आपका जो
वो उपद्रवी पड़ोसी आप डर रहे हैं जिनके कारण, उनसे आपका एक मीटिंग कराया जाएगा, आप फिर वापस वही माहौल में वापस जाएंगे। आपका जो कारोबार हुआ करता था उस कारोबार आप फिर से खोल सकते हैं। आपका जो अगर खेती जमीन हुआ करता था तो वो खेती जमीन में आप फिर से काम कर सकते हैं। आप वापस जाइए, आप दूसरे जगह पे मत रहने का बात सोचिए। तो ये कोई नहीं कह रहा है, ये इसके बारे में कोई नहीं कह रहा है। तो ये जब तक नहीं हो पाएगा तब तक तो सामान्य दूर की बात है, हालात सुधर गए हैं ये भी हम बोल नहीं सकते कृतिका। लेकिन प्रसन्नजीत, आखिर किस आधार पे कहा जा रहा है कि हालात सामान्य हैं और सुधर गए हैं? अगर लोगों के मन में, लोगों के जहन में अगर अभी भी डर बना हुआ है तो किस आधार पे ये बात कही जा रही है? पहली बात तो है कि लोगों का मन दिखता नहीं है, तो ये समझना जरूरी है। ममता बनर्जी जैसे लोग जो ये आपने जो अपने रिपोर्ट में दिखा रही थी, ये जो 75% के आसपास मुस्लिम समुदाय की वोट इनको मिलता गया 2021-24 तक, तो इसमें ये जो है ये बंगाल की पूरे जो वोट बैंक है, पूरे जो वोटर लिस्ट है उसमें से 30 से 32% है। तो 30 से 32% के अंदर में से अगर 75% इनको मिल जाए तो इनका सोच है कि अगर 1000 लोग विस्थापित होकर रिफ्यूजी बने तो हमको क्या लेना देना, हमको तो वहां से 75 की जगह फिर से 80% वोट मिल जाएगा। तो हमारा कुछ ये इस तरह की जो सीटें हैं वो 2026 की चुनाव में इंश्योर हो जाएगा और फिर भाड़ में जाए बाकी लोग, वो बाद में देखेंगे। अगर नहीं देखना है तो वो अपने अपने जगह ढूंढ लेंगे या अपने अपने सर छिपाने की जगह बना लेंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये जो डरे हुए हैं उनके साथ ममता बनर्जी जो पूरी तरह से एग्रेसिव है मुसलमान वोटों के लिए, तो ये दोनों का जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये वॉरफेयर में पिस रहे हैं ये जो रिफ्यूज है ये लोग। और भाजपा की तरफ से काफी कोशिश किया जा रहा है, भारत सेवा संघ की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, रामकृष्ण मिशन की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं हो सकता है, ये टेम्पोररी है। और जिन पुरखों का जो जमीन है, पुरखों का जमीन में वापस जाना यही एकमात्र उपाय है जिससे अमन और चैन वापस है, ये हम बोल सकते हैं कृतिका। बिल्कुल। इसी के साथ प्रसन्नजीत, अगर हम देखें तो ममता बनर्जी की तरफ से मुस्लिमों से तो वो मीटिंग कर रही है, बातचीत कर रही है, लेकिन जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो दूसरी जगह पर जाकर शरण ले रहे हैं, उनसे मुलाकात करने की अभी सोची भी नहीं। यहाँ पे एक दूसरे मजेदार चीज होने जा रहा है, आपको बता दूं, पूरे देश को समझना चाहिए। बंगाल में अलग अलग चीजों का डुप्लीकेट बनाया जाता है। यहाँ पे एक पार्क है जहां पे 7 वंडर का डुप्लीकेट बनाया गया है। उसी तरह से पूरी जगन्नाथ धाम की जो मंदिर है, उस मंदिर की एक डुप्लीकेट बनाया गया है समुंदर के पास दीघा में। अब ममता बनर्जी कल से बिजी है इस काम के लिए, भाड़ में जाए, ये सब शब्द ब्रॉडकास्ट में इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस रिफ्यूजी के बारे में बता रहा हूं कि भाड़ में जाए रिफ्यूजी। अब ममता बनर्जी बिजी है कि अब मुसलमान वोट मेरे लिए तो हो गया, जो बाकी 12-14% हिंदू वोट हमें चाहिए, उसके लिए एक डुप्लीकेट जगन्नाथ मंदिर दीघा में बनाकर 30 तारीख अक्षय तृतीया के दिन हजारों करोड़ों रुपया सरकार की खजाना से खर्चा करके वहां पे हिंदुओं को लुभाने। अच्छा आप बताइए कृतिका, कोई जगह धाम हिंदू सनातनी में जो 4 धाम है, वो 4 धाम का कोई डुप्लीकेट हो सकता है क्या? एक डुप्लीकेट इमारत बनाया गया है जिसको जगन्नाथपुरी धाम जैसे बनाकर ममता बनर्जी ने 30 तारीख को उसको एक ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ा एक फैनफेयर करने जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया को न्योता दिया जा रहा है, मुझे पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल मीडिया। तो कल से ममता बनर्जी वो अपना जो बाकी 12-13-14% हिंदू वोट है उनके लिए एक डुप्लीकेट जगन्नाथ धाम बना के उनको बेवकूफ बनाने के काम पे लगे हुए हैं। ये 1000 के जो रिफ्यूजी है इनके बारे में सोचने का टाइम नहीं है उनके पास कृतिका। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े कर रहा है कि क्या इसके जरिए वोट बैंक में इजाफा हो पाएगा? आप हिंदुओं को तो सुरक्षा मुहैया करा नहीं पा रहे, लेकिन वहीं मंदिरों की बात कर रहे हैं आप। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है दूसरी प्रमुख खबर, जहां अब बात वक्फ पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज होनी है और आज भी ये बीते कल भी अहम सुनवाई हुई थी और अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार आज किया जाएगा। दरअसल बीते कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई सारे सवाल किए थे, जिस पर केंद्र को अपनी दलीलें भी देनी है।
तो वही कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई उससे भी कोर्ट नाराज नजर आया। फिलहाल अब सभी की नजर आज होने वाली इस अहम सुनवाई पर है। आज किस तरह होगी सुनवाई और केंद्र की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी, बताएंगे विस्तार से आपको, लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर फिर सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होनी है और आज कहीं ना कहीं अंतरिम आदेश जारी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ बोर्ड को लेकर के, जो हाल ही में कानून बना, और आदेश जारी करने से पहले आज भी अहम सुनवाई है। बीते कल भी अहम सुनवाई हुई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से अहम सुनवाई होनी है। 3 संशोधनों पर अंतरिम आदेश आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वक्फ बॉय यूजर संपत्तियों का डी नोटिफिकेशन भी आज किया जा सकता है और इस पर हर किसी की नजर है। साथ ही आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए गए, जिस पर भी आज कुछ न कुछ फैसला दिया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों के विवाद में कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं। जो संशोधन किया गया उसमें इससे पहले कलेक्टर को अधिकार नहीं थे, लेकिन अब अधिकार दिए गए हैं। तो ऐसे में अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। साथ ही बीते कल जो अहम सुनवाई हुई, उस सुनवाई में कोर्ट की तरफ से केंद्र से क्या कुछ तमाम सवाल पूछे गए वो भी आपको बता दें। कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का हिस्सा आखिर क्यों है, कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति इस बोर्ड का हिस्सा किस लिए है, वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया आखिर कितनी पारदर्शी है, कितना आसान है, कितना सहज है, क्या गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा सकता है, ये सवाल इस वक्त केंद्र से पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही कोर्ट में ने एक और सवाल किया कि वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर भी जवाब केंद्र से इस वक्त मांगा गया है। सैकड़ों साल पुरानी संपत्ति के दस्तावेज आखिर कहां से आएंगे, ये सवाल इस वक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का हिस्सा क्यों है, क्योंकि ये बात कही गई है संशोधन के जरिए, और इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें हैं वो भी आपको बता दें। पक्ष रखने से पहले कोई आदेश ना दिया जाए, ये बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है कि पहले हमें मौका दिया जाए पक्ष रखने का। बोर्ड के कामकाज में सुधार और पारदर्शिता लाना उद्देश्य है ये जो नया संशोधन किया गया है। सिर्फ नामित सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे, ये बात केंद्र की तरफ से कही गई है। मुस्लिम सदस्य को लेकर जो सवाल किया गया उस पर यह जवाब केंद्र की तरफ से। कानून के समर्थन में आज पक्षकार अपनी दलीलें रखते हुए कोर्ट में नजर आएंगे और ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, बीते कल भी अहम सुनवाई हुई और उसके बाद में आज भी अहम सुनवाई होनी है, लेकिन केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले हमें मौका दिया जाए पक्ष रखने का, उसके बाद में कुछ भी अहम आदेश दिया जाए। बिल्कुल कृतिका, जो सवाल केंद्र से पूछे गए आपने अभी खुद ही बताए, तो उनको तो मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर मामला यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक प्रस्ताव दिया था कि एक अंतरिम आदेश दे दिया जाए जिससे दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट जो है उनमें एक संतुलन रखा जाए। यहाँ पर याचिकाकर्ता जो संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ लोगों ने पर्सनल कैपेसिटी में फाइल किया है, उन्होंने जिन जिन चीजों पर आपत्ति उठाई उनमें से कुछ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये गौर करने लायक है। हालांकि सारी आपत्तियां ऐसी नहीं है जो इस बिल को पूरी तरह इस कानून को पूरी तरह नकारात्मक बताती हों। कोर्ट ने कहा कि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन जो कुछ बिंदु हैं विवाद के, उन पर कोर्ट एक अंतरिम आदेश दे सकता है। इसकी वजह कृतिका ये हो सकती है कि ये जो सुनवाई है ये बहुत लंबी चलेगी, ये कई महीने, या अगर ये मामला पेंडिंग रहा सुप्रीम कोर्ट में तो सालों में मामला जा सकता है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन होना है और ये तो तय है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट अंत में बनाएगा और क्वेश्चंस फ्रेम करेगा उसके लिए। लेकिन इस बीच में क्या अंतरिम व्यवस्था की जाए, इसको लेकर के कल कोर्ट ने कुछ विकल्प सुझाए। हालांकि केंद्र सरकार का और इसमें जो कुछ राज्य भी पार्टी बने हैं जिन्होंने ये कहा है कि वक्फ कानून लागू रहना चाहिए, उसके समर्थन में राज्य सरकारें आई हैं, इनको भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद ये देखना होगा कि उसके क्या इनकी दलीलें सुनने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट की राय उन 3 बिंदुओं पर यही रहती है कि अंतरिम आदेश में इन पर कुछ व्यवस्था दी जाए, क्योंकि इसमें काफी राज्य सरकारों का ये कहना है कि अभी तक का जो वक्फ बोर्ड का कामकाज है उसमें पारदर्शिता नहीं है, बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है, प्रॉपर्टीज ठीक तरीके से लिस्टेड नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है स्टेट वक्फ बोर्ड के पास उसका ठीक से ब्यौरा नहीं है, उसका पैसा कहाँ जाता है, क्या होता है, ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर के राज्य सरकारें अपनी दलीलें रखना चाहती हैं, 7 राज्य सरकारें, और केंद्र का भी ये कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है कि वक्फ बाय यूजर को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने की बात केंद्र यहाँ पे कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक
मौलिक सवाल ये था कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो अंग्रेजों के आने से पहले वक्त की गई थी, इनको लेकर के कागज नहीं है, ये कैसे प्रोटेक्ट किए जाएंगे? यहाँ पर मुस्लिम जो समुदाय है उसके इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होंगे? केंद्र इस पर थोड़ा अपने विस्तार से बात रखे। तो आज उम्मीद यह है कि सॉलिसिटर जनरल इन पहलुओं पर केंद्र की दलीलें रखेंगे और फिर ये साफ होगा कि क्या कोर्ट फिर भी इन्हीं 3 विषयों पर कोई अंतरिम आदेश आज पारित करता है या इसको छोटा करता है, इसके स्कोप को, या बड़ा करता है। ये सुनवाई के बाद साफ हो पाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी आज, उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे वो खबर, जी हाँ, जिस पर हम सभी की नजर है, क्योंकि क्या धरती के बाहर भी जिंदगी मौजूद है, ऐसे संकेत मिले हैं। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। क्या धरती के बाहर भी है जिंदगी? जी हाँ, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश पिछले काफी समय से वैज्ञानिक कर रहे हैं। दरअसल अभी हाल ही में 124 प्रकाश वर्ष दूर K218b से जीवन का इशारा आया है, ये संकेत आया है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप को वहां पर एक ऐसी गैस मिली है जो धरती पर सिर्फ जीव जंतु ही बनाते हैं, जिससे अब ये उम्मीद जगी है कि ये ग्रह पानी और जीवन से भरा हो। हालांकि इस उम्मीद के साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े हो चुके हैं कि क्या वाकई वहां पर एलियन जैसी भी कोई जिंदगी हो सकती है, और इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या सौर मंडल के बाहर मौजूद है दूसरी पृथ्वी। जी हाँ, इस वक्त आपको बता दें कि ये सवाल इस वक्त कि अब एक और ग्रह ढूंढने की बात कही जा रही है। सौर मंडल के बाहर दूसरी पृथ्वी के संकेत इस वक्त मिले हैं। किस तरह से ये मिले हैं संकेत, ये आपको बताएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो सौर मंडल के बाहर ये दूसरी पृथ्वी, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, धरती से 124 प्रकाश वर्ष दूर K218b पर जीवन के संकेत मिले हैं। पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा है ये K218b ग्रह, और इस पर जीवन के संकेत मिले हैं। ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को माइक्रोबियल लाइफ का ये पूरा इशारा मिला है, और वहां पे एक ऐसी गैस मिली है जो जीव और जंतु ही बनाते हैं। टेलीस्कोप ने इन गैसों का पता लगाया है, और ये गैसें अगर वहां पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं वहां पर जीवन के भी संकेत ऐसे मिल पाए हैं। DMS और DMDS गैस की पहचान वहां पर की गई है, क्योंकि इन जीवन में इन दोनों गैसों की काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही आपको बता दें कि धरती पर सिर्फ ये गैसें जो हैं वो जीव जंतु ही बनाते हैं, यानी कि अगर इस ग्रह पर अगर ये गैस मौजूद है तो यहाँ पर जीव जंतु भी हो सकते हैं, और अगर जीव जंतु हैं तो यानी कि यहाँ पर जीवन की भी मौजूदगी है। धरती पर समुद्री जीवाणुओं से DMS गैस जो है वो बनती है, जो समुद्री जीवाणु हैं उनकी तरफ से। इन गैसों की मौजूदगी का मतलब है जीवन की संभावना। हालांकि अभी ये उम्मीद जगाई गई है, उम्मीद है कि इस ये जो ग्रह है वहां पर जीवन हो। फिलहाल अभी और इसमें वैज्ञानिक जो है लगातार अभी रिसर्च कर रहे हैं। पहली बार किसी सौरमंडल के बाहर एक ग्रह पर इस गैस की झलक देखने को मिली है, लेकिन क्या वहां के इस जगह पर जीवन मौजूद है? वैज्ञानिकों ने अब तक सिर्फ संभावना ही जताई है इसको लेकर के, और इस पर अभी भी रिसर्च लगातार हो रही है। संभावना है कि ग्रह महासागर वाला हो, यहाँ पे महासागर भी मौजूद हो। दूसरी संभावना ये भी है कि ये ग्रह गैसीला या फिर मैग्मा से भरा हुआ हो, यहाँ पर कई सारी गैसों की मौजूदगी भी बताई जा रही है। साथ ही ग्रह का वातावरण अब भी रहस्यमय है कि आखिर वहां पर किस तरीके का वातावरण है, और क्या हकीकत में क्या है और कब तक ये पता लगेगा। ये आपको बता दें कि नए टेलीस्कोप जैसे HWO और ELT अब लॉन्च की जाएंगी, और जो कि वहां जाकर के तमाम चीजों के जो तमाम सवाल है उनके जवाब ढूंढेंगी। टेलीस्कोप K218b पर जीवन के संकेत मिले हैं टेलीस्कोप के जरिए, और अब वहां पर साथ ही आपको बता दें कि टेलीस्कोप से वहां पे जीवन के तो संकेत मिल गए हैं, लेकिन अब 2030 तक मंगल और बर्फीले चंद्रमाओं पर मिशन भी होने हैं। 2030 तक आपको बता दें कि मंगल पर और बर्फीले चंद्रमाओं पर तो मिशन है ही, लेकिन साथ ही अब ये भी एक और नया मिशन
जुड़ चुका है। पक्के सबूत मिलने की उम्मीद अब कहीं ना कहीं जग चुकी है और अब इसमें जो वैज्ञानिक हैं वो और ज्यादा रिसर्च करने के लिए लगे हुए हैं लगातार, और इसमें रिसर्च अभी की जा रही है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कुछ राय है वो भी आपको बता दें। प्रोफेसर मधुसूदन, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इतिहास का बड़ा मोड़ ये साबित हो सकता है आगे आने वाले समय में। प्रोफेसर मधुसूदन है, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। साथ ही उन्होंने इसके साथ ही और भी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जीवन की पुष्टि पूरी मानवता को बदल सकती है अगर इस नए ग्रह पर जीवन की पुष्टि हो जाती है तो। इसके अलावा जीवन की पुष्टि अगर होती है तो पूरी मानवता बदल जाएगी और अब तक मिले डेटा से एलियन प्लैनेट पर जीवन संभव है, ये बात वैज्ञानिकों की तरफ से कही गई है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। असीम, इस नए ग्रह पर जीवन के संकेत तो मिले हैं और एक उम्मीद भी जगी है, हालांकि अभी पूरी रिसर्च होना बाकी है। बिल्कुल कृतिका, और देखिए एक महत्वपूर्ण खोज आप कह सकते हैं साइंटिफिकली, क्योंकि हमारे सौर मंडल से बाहर K2-18b एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट पे जो वैज्ञानिक है, नासा के वैज्ञानिक और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक, इन सभी ने मिलकर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसने कुछ डेटा को एनालिसिस किया है और उसी डेटा के एनालिसिस के आधार पर वैज्ञानिकों ने इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि क्या वहां पे जीवन है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊं कि आखिर ये सारा मामला है क्या। देखिए 2015 में वैज्ञानिकों ने ये K2-18b जो हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसकी खोज 2015 में हो चुकी थी। उसके बाद से जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया और उसके बाद से वो जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उसकी खोज वो लगातार ये टेलीस्कोप कर रहा है। 2021 और 22 की बात है जब इसी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इस K2-18b प्लैनेट पर हाइड्रोजन और माफ कीजिएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की थी, या कहा था कि इस प्लैनेट पर ये मीथेन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मौजूदगी है। लेकिन अब कुछ दिनों पहले ही हाल ही में एक बार फिर से इसी वेब टेलीस्कोप ने कुछ डेटा को एनालिसिस किया और वैज्ञानिकों ने उस डेटा को जब रिसीव किया, उसको एनालिसिस किया, तो उसने ये पाया कि इस प्लैनेट पर डाई मिथाइल सल्फाइड यानी कि DMS और डाई मिथाइल डाई सल्फाइड दो तरह की गैसें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, वैज्ञानिक थोड़ा सा उत्साहित पे खुशी हो गए कि DMS और DMDS का मतलब ये है कि वाकई अगर इस तरह की गैसें मिल रही हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे जीवन है। जीवन किस तरह का, जब इस तरह की जो गैसें होती है कृतिका, हम जानते हैं कि पृथ्वी पे जो हमारा महासागर है, ओशियन है, उसमें जो समुद्री शैवाल है जिसे हम एल्गी कहते हैं, वो इस तरह की गैसें प्रोड्यूस करती हैं। अगर इस तरह की गैसें K2-18b प्लैनेट से भी मिल रही हैं तो इसका मतलब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हो सकता है कि वहां भी जीवन है, वहां भी कोई शैवाल हो वहां के महासागर में। और जैसा कि आपने कहा कि ये महासागर हमारे पृथ्वी पर जैसा महासागर है वैसा ही हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पानी बहुत अलग अलग तरीके से भी बनती हैं, बहुत केमिकल के रिएक्शन से भी बनती हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि हमारे पृथ्वी पर महासागर है वैसा ही वहां पे महासागर हो, वहां पे पानी हो। और इस तरह के वैज्ञानिक जो कहते हैं इसे हाइसीन प्लैनेट कहते हैं, मतलब यहाँ पे हाइसीन मतलब हाइड्रोजन और ओशियन दोनों को मिला के हाइसीन वर्ड बना है। बिल्कुल, लेकिन असीम देखिए सवाल अभी फिलहाल कई सारे उठ रहे हैं कि क्या वाकई जीवन की उम्मीद वहां से है। फिलहाल अभी संकेत मिले हैं, हालांकि रिसर्च अभी भी बाकी है और इंतजार हम सभी को है उस और रिसर्च का, क्योंकि अगर वाकई वहां पर जीवन की मौजूदगी अगर मिलती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक ये बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा मोड़ भी साबित होगा मानवता के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया असीम तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन साथ ही बाकी तमाम खबरों पर भी नजर लगातार बनी हुई है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।